इंग्लैंड की धरती पर एक ऐसा इलाका था जहां रात होते ही लोग खिड़कियां बंद कर लेते थे। वहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी से नहीं आता था, बल्कि सदियों पुराने डर के साथ उतरता था। एक खानदान था, बास्करविल। एक कहानी थी एक श्राप की, और उस श्राप के साथ जुड़ा था एक नाम, एक ऐसा कुत्ता जिसकी परछाई भी मौत की आहट जैसी लगती थी। इस कहानी में डर है, पर वह भूतों का डर नहीं है। यह इंसान के मन का डर है, जिसे कोई बहुत चालाकी से हथियार बना रहा था। और जब डर की इसी गलियों में सच्चाई रास्ता भटकने लगे, तब एक दिमाग सामने आता है जो अंधेरे से नहीं डरता, जो हर अफवाह के पीछे तथ्य ढूंढता है। अब आप सुनने जा रहे हैं द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स, एक ऐसी कहानी जहां सवाल यह नहीं कि राक्षस है या नहीं, बल्कि यह है कि अगर डर को काबू में कर लिया जाए तो क्या इंसान खुद सबसे बड़ा राक्षस बन सकता है। लंदन की वह सुबह बिल्कुल आम लग रही थी। सड़कों पर भागते कदम, दुकानों के खुलते शटर और हवा में तैरती ठंड, सब कुछ रोज जैसा ही था। लेकिन बेकर स्ट्रीट की उस इमारत के भीतर एक अलग ही माहौल था। वहां शोर नहीं था, पर सन्नाटा भी नहीं। ऐसा लगता था जैसे कमरे की हर चीज किसी आने वाली कहानी को सुनने के लिए ठहर गई हो। कमरे के बीच रखी मेज पर एक पुरानी मगर मजबूत छड़ी रखी थी। यह छड़ी कोई साधारण सहारा नहीं लगती थी। उस पर पड़े हल्के निशान ये बताते थे कि इसे किसी ने वर्षों तक अपने साथ रखा है। सामने खड़ा व्यक्ति, शर्लॉक होम्स, छड़ी को हाथ लगाए बिना ही देख रहा था। उसकी नजरें किसी सतह पर नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी कहानी पर टिकी हुई थी। मेज के पास बैठे डॉक्टर वॉटसन यह अच्छी तरह समझते थे कि होम्स की यह खामोशी किसी ऊब का संकेत नहीं होती। यह वही क्षण होता था जब होम्स अपने आसपास की दुनिया से कटकर एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर चुका होता था। एक ऐसी दुनिया जहां छोटे छोटे संकेत मिलकर बड़ा सच बनते थे। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। आने वाला व्यक्ति साफ सुथरे कपड़ों में था। चाल में संयम था, लेकिन चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ झलक रही थी। वह ऐसा नहीं लग रहा था जैसे किसी बीमारी के इलाज के लिए आया हो। उसकी आंखों में वह तनाव था जो तब आता है जब कोई व्यक्ति किसी कहानी को अकेले ढोते ढोते थक गया हो। उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर जेम्स मॉर्टिमर था। मॉर्टिमर के भीतर डर कम और उलझन ज्यादा थी। वह एक वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति था, लेकिन आज वह ऐसे सवाल लेकर आया था जिनके जवाब विज्ञान की किताबों में सीधे नहीं मिलते। छड़ी उसी की थी, लेकिन असली वजह वह नहीं थी जिसके लिए वह लंदन तक आया था। कुछ औपचारिक शब्दों के बाद वह अपनी बात कहने लगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर वाक्य के साथ कमरे में एक नया बोझ जुड़ता जा रहा था। उसकी कहानी इंग्लैंड के एक दूरदराज इलाके से जुड़ी थी। एक ऐसा इलाका जहां खुला मैदान भी घुटन पैदा करता है, और जहां जमीन जितनी फैली हुई है, डर उतना ही गहरा। वह इलाका बास्करविल मूर कहलाता था। मॉर्टिमर के अनुसार मूर दिन में शांत और लगभग सुंदर लगता है, लेकिन शाम ढलते ही उसका रंग बदल जाता है। धुंध धीरे धीरे जमीन से उठती है, रास्तों को निगल लेती है, और इंसान को यह एहसास दिलाती है कि वह वहां अकेला नहीं है। लोग वहां कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मूर तक भी बातें पहुंच जाती हैं। इसी मूर के बीच खड़ा था बास्करविल हॉल, एक पुराना विशाल घर जो पीढ़ियों से एक परिवार का निवास रहा था। बास्करविल परिवार उस इलाके में सम्मान के साथ साथ डर का भी कारण था। यह डर उनके व्यवहार से नहीं, बल्कि उनके नाम से जुड़ी एक कहानी से पैदा हुआ था। मॉर्टिमर ने बताया कि यह कहानी सदियों पुरानी है। एक समय बहुत पहले
बास्करविल परिवार के एक सदस्य ने ऐसा अपराध किया था जिसने पूरे इलाके को हिला दिया था। उस अपराध के बाद यह माना जाने लगा कि उस व्यक्ति के कर्मों ने परिवार पर एक श्राप लगा दिया है। कहा गया कि उस दिन के बाद से मूर पर एक भयानक कुत्ता भटकने लगा। यह कुत्ता साधारण नहीं माना जाता था। लोगों का कहना था कि वह असामान्य रूप से बड़ा है, उसकी चाल में हिंस्रता है और उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकलती है। रात के सन्नाटे में उसकी मौजूदगी महसूस की जाती थी और जहां भी उसका नाम लिया जाता वहां चुप्पी छा जाती थी। सालों तक ये कहानी केवल कहानी बनी रही। कुछ लोग इस पर हंसते थे, कुछ डरते थे और कुछ इसे नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन हाल ही में ऐसी घटना घटी जिसने इस कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। सर चार्ल्स बास्करविल, जो उस समय परिवार के संरक्षक थे, एक सुबह मृत पाए गए। उनका शरीर उस राह के पास मिला जो बास्करविल हॉल से मूर की ओर जाती थी। उनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं लग रही थी। उनके चेहरे पर जमे भाव यह बताते थे कि उन्होंने आखिरी क्षणों में किसी ऐसी चीज को देखा था जिसने उनके भीतर गहरी दहशत भर दी थी। जिस जगह उनका शरीर मिला वहां जमीन दलदली थी। वहां कुछ बड़े पदचिन्ह दिखाई दिए। ये निशान स्पष्ट नहीं थे, लेकिन इतने थे कि कल्पना को भड़काने के लिए काफी हों। लोग तुरंत उसी कहानी पर लौट आए, भयानक हाउंड की कहानी। मॉर्टिमर यह सब भावुक होकर नहीं सुना रहा था। वह हर तथ्य को सावधानी से रख रहा था, जैसे खुद भी तय नहीं कर पा रहा हो कि इन घटनाओं को किस तराजू पर तोले। एक डॉक्टर होने के नाते वह जानता था कि डर से भी मौत हो सकती है, लेकिन इसके पीछे का कारण अक्सर कुछ और होता है। होम्स पूरे समय चुप रहा। उसकी चुप्पी में असहमति नहीं थी, बल्कि विश्लेषण था। वह समझ चुका था कि यह मामला किसी जानवर का नहीं, बल्कि इंसानों का है। मॉर्टिमर ने अंत में यह भी बताया कि इसकी सर चार्ल्स का एक उत्तराधिकारी जीवित है, एक युवक जिसने अपना अधिकतर जीवन इस सब से दूर बिताया है। अब वही व्यक्ति इंग्लैंड लौटने वाला है और बास्करविल हॉल में रहने वाला है। यह सोचकर ही इलाके के लोगों में बेचैनी फैल गई थी, मानो शाप को नया निशाना मिलने वाला हो। कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। यह कहानी अब केवल अतीत की नहीं थी, यह भविष्य से जुड़ चुकी थी। और भविष्य में अगर डर को खुला छोड़ दिया जाए तो वह केवल कल्पना तक सीमित नहीं रहता। होम्स ने छड़ी की ओर एक आखिरी नजर डाली। उसके चेहरे पर वह हल्की सी मुस्कान थी जो तब आती थी जब कोई मामला उसकी रुचि पकड़ लेता था। यह मुस्कान उत्साह की नहीं थी, बल्कि चुनौती को स्वीकार करने की थी। उसके मन में अब बास्करविल मूर की तस्वीर उभर चुकी थी। धुंध, खुली जमीन, दूर खड़ा हॉल और उसके चारों ओर बिखरा हुआ संदेह। उसे पता था कि इस कहानी के पीछे कोई न कोई इंसानी हाथ जरूर है। सवाल केवल यह था कि वह हाथ किस अंधेरे में छुपा हुआ है। और इसी सवाल के साथ बास्करविल की कहानी ने लंदन के उस शांत कमरे में अपनी पहली परछाई फैला दी। लंदन की हलचल पीछे छूटती जा रही थी। रेल की सीटी ने जैसे साफ कर दिया था कि अब कहानी शहर की सीमाओं में नहीं रहने वाली। ट्रेन की खिड़की से बदलते हुए दृश्य यह बताते जा रहे थे कि हर मील के साथ सभ्यता की आवाज धीमी होती जा रही है और प्रकृति की खामोशी गहरी। डॉक्टर वॉटसन यह सब शांत मन से देख रहे थे, लेकिन भीतर कहीं एक असहजता धीरे धीरे आकार ले रही थी। उनके सामने बैठे युवक का चेहरा अपेक्षाकृत शांत था। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, डर नहीं। उसका नाम हेनरी बास्करविल था, उस परिवार का नया उत्तराधिकारी जिसके नाम के साथ डर और रहस्य दोनों पीढ़ियों से चलते आए थे।
उसने अपना अधिकतर जीवन इंग्लैंड से दूर बिताया था। शहरों की खुली हवा और व्यवस्थित जिंदगी उसके लिए सामान्य थी। लेकिन अब वह एक ऐसे स्थान की ओर जा रहा था जहां जमीन जितनी खुली थी, कहानी उतनी ही भारी। ट्रेन की रफ्तार के साथ होम्स का चेहरा वॉटसन के मन में बार बार उभर रहा था। वह लंदन में रहकर भी जैसे साथ ही था। वॉटसन जानता था कि यह यात्रा केवल एक व्यक्ति को सुरक्षा देने की नहीं थी। यह यात्रा उस डर की जांच करने की थी जो बिना प्रमाण के दशकों से जीवित था। जैसे जैसे ट्रेन उत्तर की ओर बढ़ी, हवा में नमी बढ़ने लगी। खिड़की के बाहर मैदान फैलते चले गए। कभी कभी दूर कोई अकेला पेड़ दिख जाता, मानो खुद से सवाल कर रहा हो कि वह वहां क्यों खड़ा है। गांवों की सीमाएं जल्दी पीछे छूट जाती। यह इलाका इंसानों से ज्यादा सोचने पर मजबूर करता था। स्टेशन पर उतरते ही अंतर साफ महसूस हुआ। यहाँ की हवा में कोई मीठापन नहीं था। वह ठंडी थी, थोड़ी नम, और कुछ ऐसी लग रही थी जैसे हर सांस के साथ कोई कहानी भीतर उतर रही हो। स्टेशन छोटा था, लेकिन उस पर खड़े लोगों की निगाहों में अजीब सी सतर्कता थी, जैसे वे हर नए चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। यही वह जगह थी जहां से बास्करविल मूर की शुरुआत होती थी। वॉटसन ने धीरे से आसपास नजर दौड़ाई। दूर तक फैला मैदान, नीची नीची झाड़ियां और उनके बीच से गुजरते संकरे रास्ते। आसमान साफ था, लेकिन उसमें हल्की सी उदासी झुलस रही थी, जैसे शाम पूरी तरह आने से पहले ही अपने आने का संकेत दे रही हो। वहीं उनका स्वागत करने के लिए जो व्यक्ति मौजूद था, उसके चेहरे पर पेशेवर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरी समझ। यह जैक स्टेपलेटन था, इलाके में रहने वाला एक प्राकृतिक वैज्ञानिक। वह खुद को यहाँ के जानवरों और पौधों का जानकार मानता था, लेकिन उसकी पकड़ केवल प्रकृति तक सीमित नहीं लगती थी। स्टेपलेटन की मौजूदगी सहज थी। वह मूर के बारे में ऐसे बात करता था जैसे कोई पुराना मित्र किसी परिचित का परिचय करवा रहा हो। वह बताता गया कि यह इलाका जितना सुंदर दिखता है, उतना ही खतरनाक भी है। मूर की जमीन हर कदम पर भरोसेमंद नहीं होती। कहीं भी पैरों के नीचे से ठोस धरती अचानक दलदल में बदल सकती है। उसने बताया कि यहाँ के लोग कभी-कभी मीलों दूर से कोई आवाज सुन लेने का दावा करते हैं, खासकर रात में। इन आवाजों की व्याख्या हर किसी के पास अलग होती है, लेकिन डर सभी में समान रहता है। बास्करविल हॉल तक का रास्ता सरल था, लेकिन वातावरण भारी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवेली का आकार धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। यह कोई सजावटी इमारत नहीं थी। इसकी दीवारें मजबूत थीं, खिड़कियां चौड़ी, और पूरा ढांचा ऐसा लगता था जैसे इसे किसी खतरे के लिए ही तैयार किया गया हो। यह हवेली पीढ़ियों तक किसी सुरक्षित घर के बजाय एक चौकी की तरह इस्तेमाल हुई होगी। हॉल के द्वार पर उनका स्वागत करने वाला व्यक्ति गंभीर स्वभाव का था। उसका नाम बैरीमोर था। उसकी चाल में अनुशासन था और आंखों में एक स्थायी सावधानी। उसका चेहरा यह जाहिर करता था कि वह यहाँ केवल काम करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि इस जगह की हर दीवार से परिचित है। बैरीमोर की पत्नी भी हवेली में मौजूद थी। उसका व्यवहार संयमित था, लेकिन उसकी आंखें अक्सर खिड़की से बाहर झांकती दिख जाती, जैसे वहां कुछ ऐसा हो जिसे वह देखना भी चाहती हो और उससे बचना भी। हवेली के भीतर का वातावरण बाहर से अलग था। अंदर सन्नाटा था, पर वह आरामदायक नहीं था। हर कमरे में पुराने समय की गंध थी, लकड़ी, पत्थर और उन बीते वर्षों की जब हवेली में जिंदगी और डर एक साथ रहते थे। वॉटसन धीरे धीरे इस जगह को समझने की कोशिश कर रहा था। यह केवल ईंटों और दीवारों का समूह नहीं था। यहाँ हर चीज का अपना इतिहास था, और इतिहास अक्सर अपने निशान छोड़ता है, चाहे इंसान चाहे या नहीं। शाम होते होते मूर पर धुंध उतरने लगी।
यह धुंध अचानक नहीं आई, वह धीरे धीरे जमीन से उठी, रास्तों को ढकते हुए हवेली तक पहुंच गई। खिड़की के बाहर देखा जाए तो सब कुछ एक धुंधले चित्र की तरह लग रहा था। इसी दौरान वॉटसन ने पहली बार महसूस किया कि यह जगह केवल कहानी का हिस्सा नहीं है, यह खुद कहानी है। रात होते ही वातावरण में एक और बदलाव आया। हवेली के भीतर रोशनी जला दी गई, लेकिन बाहर अंधेरा जैसे किसी जीवित अस्तित्व की तरह फैल गया। आवाजें कम थीं, लेकिन हवा में हलचल थी। खिड़कियों के शीशों से टकराती हवा एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। उसी रात वॉटसन का ध्यान एक बात पर गया। बैरीमोर की पत्नी देर रात एक खिड़की से बाहर किसी दिशा में रोशनी देती दिखाई दी। यह रोशनी क्षणिक थी, लेकिन इतनी स्पष्ट कि सवाल खड़े कर दे। यह संकेत छोटा था, लेकिन इतनी जल्दी नजरअंदाज करने लायक नहीं। वॉटसन समझ चुका था कि बास्करविल मूर केवल खुले मैदानों का नाम नहीं है, यह लोगों के भीतर की बेचैनी का भी नाम है। यहां हर व्यक्ति कुछ न कुछ छुपा रहा था, कोई डर, कोई आदत, कोई सच्चाई। और इसी माहौल में हवेली की दीवारों के भीतर एक नया उत्तराधिकारी अपनी विरासत को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे शायद अंदाजा नहीं था कि वह केवल एक घर में नहीं आया है, बल्कि एक ऐसी कहानी में प्रवेश कर चुका है जिसने अभी अपनी असली चाल चलनी शुरू की ही थी। मूर की हवा अब सिर्फ ठंडी नहीं थी, उसमें इंतजार था, जैसे कोई चीज समय देख रही हो, सही पल का। बास्करविल हॉल दिन के उजाले में जितना स्थिर दिखाई देता था, रात में उतना ही असहज लगने लगता था। पत्थर की मोटी दीवारें, ऊंची छतें और लंबे गलियारे सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते थे जहां हर कदम की आहट गूंज की तरह लौट आती थी। ऐसा लगता था मानो हवेली स्वयं भी हर आने जाने वाले को परख रही हो। डॉक्टर वॉटसन को यह एहसास बार बार हो रहा था कि यहाँ की चुप्पी साधारण नहीं है। यह वह चुप्पी नहीं थी जो शांति देती है, बल्कि वह थी जो सवाल पैदा करती है। जैसे हवेली में मौजूद हर व्यक्ति कुछ न कुछ कहने से बच रहा हो, और जिन बातों को दबाया जा रहा था वे दीवारों में बस गई हों। हेनरी बास्करविल अपने नए घर को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक तरह की गंभीरता थी। किसी युवा के लिए इतनी विशाल और पुरानी विरासत को अचानक संभालना सहज नहीं होता। वह कमरे दर कमरे घूमता, दीवारों पर टंगे चित्रों को देखता और बिना बोले उन चेहरों को समझने की कोशिश करता जो कभी इस हवेली का हिस्सा रहे होंगे। वॉटसन की भूमिका अब और स्पष्ट हो चुकी थी। वह केवल एक डॉक्टर या साथी नहीं था, बल्कि यहाँ हर छोटी बड़ी घटना का मूक साक्षी बनने वाला था। वह जानता था कि होम्स की अनुपस्थिति केवल दिखावटी है। अगर कोई सच है तो वह जल्द या देर से सामने आएगा। हवेली में काम करने वाले बैरीमोर हर समय चौकन्ने दिखाई देते थे। उनका चलना फिरना मापा हुआ था। वह कम बोलते थे, और जब बोलते तो उनके शब्दों में कोई अतिरिक्त भाव नहीं होता। ऐसा लगता था जैसे वे यहाँ किसी आदत की तरह रह रहे हों, भावनाओं की तरह नहीं। उनकी पत्नी इसके विपरीत भीतर से अधिक बेचैन लगती थी। उसकी आंखें अक्सर खिड़कियों की ओर उठ जाती, और चेहरे पर जैसे कोई अनकहा सवाल हमेशा ठहरा रहता। वॉटसन ने धीरे धीरे महसूस किया कि बैरीमोर दंपत्ति हवेली के कर्मचारियों से अधिक इस जगह के पहरेदार जैसे हैं। वे सिर्फ सेवा नहीं कर रहे थे, बल्कि किसी चीज की रक्षा भी कर रहे थे, शायद किसी रहस्य की। दिन ढलने के साथ ही मूर का रंग बदल जाता था। धुंध धीरे धीरे आसपास की जमीन पर फैलने लगती और रास्तों को निगल जाती। खिड़की से बाहर देखना ऐसा था जैसे किसी अधूरी तस्वीर को देखने की कोशिश करना। मूर दूर तक फैला था,
और उसकी खामोशी जैसे हवेली के भीतर तक घुस आती थी। शाम को भोजन के समय माहौल औपचारिक था। बातचीत सीमित रखी गई। हर व्यक्ति अपने भीतर सिमटा हुआ दिखाई देता था। भोजन के बर्तन खामोशी से रखे और हटाए गए। उस मेज पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा था, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ सुन रहा था। हवा, दीवारें या शायद अपने ही डर की आवाज। भोजन के बाद वॉटसन ने कुछ समय अकेले बिताने का निर्णय लिया। वह हवेली के आसपास टहलने निकला। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में सुकून नहीं था। मूर की दिशा से आती हवा जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। चलते चलते वॉटसन ने दूर किसी आकृति को हिलते देखा। वह साफ नहीं था, लेकिन इतना जरूर महसूस हुआ कि वहां कुछ था। जब उसने ध्यान से देखा तो वह आकृति धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। यह अनुभव छोटा था, लेकिन ऐसा नहीं जिसे भुला दिया जाए। रात और गहरी होती जा रही थी। हवेली के भीतर हर कोई अपने अपने कमरों में सिमट गया। गलियारे में जलती मंद रोशनी दीवारों पर लंबी परछाइयां बना रही थी। वॉटसन अपने कमरे में बैठा बाहर की खिड़की से मूर की ओर देख रहा था। वहां दूर किसी जगह से एक हल्की सी रोशनी चमकी। कुछ सेकंड के लिए फिर गायब हो गई। यह वही रोशनी थी जिसे उसने पहले बैरीमोर की पत्नी के हाथों में देखा था। इस संकेत ने वॉटसन की बेचैनी बढ़ा दी। यह सामान्य व्यवहार नहीं था। रात में मूर की ओर रोशनी भेजना केवल संयोग नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई उद्देश्य जरूर था। वॉटसन ने यह बात हेनरी से नहीं बताई। वह जानता था कि हर जानकारी को तुरंत साझा करना हमेशा सही नहीं होता। कभी-कभी सच्चाई तक पहुंचने के लिए कुछ समय चुप रहना आवश्यक होता है। अगली सुबह हवेली फिर से शांत लग रही थी। धूप ने मूर की धुंध को कुछ हद तक हटाया था, लेकिन मन में छाए सवाल जस के तस बने हुए थे। नाश्ते के समय बैरीमोर सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पिछली रात की थकान झलक रही थी। हवेली में एक और व्यक्ति की मौजूदगी भी धीरे धीरे महसूस होने लगी। जैक स्टेपलेटन आसपास आता जाता दिखाई देता। वह मूर के बारे में बात करता, जानवरों और पौधों के किस्से सुनाता, लेकिन उसकी बातों के पीछे एक अतिरिक्त दिलचस्पी महसूस होती थी, जैसे वह केवल प्रकृति नहीं बल्कि लोगों को भी पढ़ रहा हो। उसकी बहन जो उसके साथ रहती थी कम बोलती थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में किसी ने लंबे समय से दबा हुआ डर देखा जा सकता था। वह हवेली में आते ही वहां के माहौल से असहज लगने लगी थी। वॉटसन के लिए अब यह साफ हो रहा था कि बास्करविल हॉल केवल एक घर नहीं है। यह एक मंच है जहां हर किरदार अपनी भूमिका निभा रहा है, चाहे उसे खुद अपनी भूमिका का अंदाजा हो या नहीं। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, वैसी वैसी अजीब घटनाएं सामने आने लगीं। कभी किसी ने रात में दूर से अजीब सी आवाज सुनी। कभी किसी ने मूर की ओर जाती परछाई देखने का दावा किया। हर घटना अकेले में छोटी लगती, लेकिन मिलकर एक गहरी बेचैनी पैदा करती। वॉटसन समझ चुका था कि यहाँ डर स्वाभाविक रूप से नहीं पनप रहा। किसी न किसी तरह उसे बार बार जीवित रखा जा रहा था, और जहां डर को जिंदा रखा जाए वहां कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसे उससे फायदा मिलता हो। हवेली अब पहले से ज्यादा खामोश लगने लगी थी, जैसे हर दीवार सांस रोककर किसी अगले कदम का इंतजार कर रही हो। वॉटसन को यह एहसास हो रहा था कि कहानी धीरे धीरे अपने केंद्र की ओर बढ़ रही है, और उस केंद्र में कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान होगा। बास्करविल मूर पर रात अचानक नहीं उतरती थी। वह धीरे धीरे फैलती थी, जैसे किसी अदृश्य स्याही को धरती पर उड़ेला जा रहा हो। दूर दूर तक फैले खुले मैदान पहले धूसर होते, फिर धुंध में घुलते चले जाते। हवेली की खिड़कियों से बाहर देखने पर ऐसा लगता था मानो दुनिया सीमित हो गई हो, और जो कुछ भी दिखाई दे रहा है
वही सब कुछ है। उसके आगे केवल अनिश्चितता थी। उस शाम हवेली में असामान्य शांति थी। बैरीमोर सामान्य से भी कम बोल रहा था। उसका चेहरा कठोर था, जैसे भीतर कुछ दबा दबा सा चल रहा हो। उसकी पत्नी भी असामान्य रूप से शांत थी। उसने खिड़कियों से झांकना कम कर दिया था, जैसे अपनी किसी आदत से स्वयं को रोकने की कोशिश कर रही हो। डॉक्टर वॉटसन दिन भर की घटनाओं को मन ही मन दोहरा रहा था। यहाँ बिताया हर दिन उसके मन में नए सवाल छोड़ जाता, लेकिन जवाब किसी के पास भी पूरे नहीं थे। वह समझ चुका था कि यह स्थान किसी साधारण अपराध की पृष्ठभूमि नहीं हो सकता। यहाँ हर व्यक्ति का व्यवहार वातावरण से प्रभावित लग रहा था। शाम ढलते ढलते हवेली के भीतर रोशनी जला दी गई, लेकिन रोशनी केवल कमरों तक सीमित रही। बाहर का अंधेरा पहले की तरह ही गाढ़ा था। हवेली और मूर के बीच की वह दूरी, जो दिन में छोटी लगती थी, रात में जैसे अनंत हो जाती थी। भोजन के बाद हेनरी कुछ देर बैठक में बैठा रहा। उसके चेहरे पर चिंता नहीं थी, लेकिन बेचैनी साफ झलक रही थी। वह इस जगह के असर को महसूस करने लगा था, भले ही खुले तौर पर स्वीकार न करता हो। वॉटसन ने यह नोटिस किया कि हर शाम हेनरी खिड़की की ओर देखता है, जैसे वह बाहर चल रही घटनाओं और अपने भीतर उठ रहे एहसासों के बीच कोई सामंजस्य ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे हवेली सोने लगी। गलियारों में केवल घड़ी की टिक टिक रह गई। बाहर हवा चल रही थी, जो कभी कभी खिड़कियों से टकराकर अजीब सी सीटी पैदा कर देती थी। यह हवा केवल ठंडी नहीं थी, उसमें बेचैनी भी शामिल थी। इसी बेचैनी के बीच वॉटसन की नींद टूटी। शुरू में उसे लगा कि उसने सपना देखा है, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह जाग चुका था। बाहर से एक आवाज आ रही थी, गहरी, खिंची हुई और दूर तक फैलती हुई। यह आवाज किसी जानवर की आम आवाज जैसी नहीं थी। उसमें एक ऐसा कंपन था जो सीधे दिल पर असर करता था। वॉटसन अपने बिस्तर से उठ बैठा। उसने ध्यान से सुना। आवाज फिर आई, इस बार और साफ। वह किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी, बल्कि मूर पर फैलती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे स्वयं धरती ने कोई लंबी सांस छोड़ दी हो। वॉटसन खिड़की के पास गया। धुंध घनी थी, रोशनी कम थी। दूर दूर तक केवल अंधकार और छायाएं थीं, लेकिन उस अंधकार के भीतर आवाज की गूंज अब भी मौजूद थी। यह वही आवाज थी जिसके बारे में यहां कहानियां कही जाती थीं। हवेली के भीतर भी हलचल शुरू हो गई। कुछ कमरों में रोशनी जली, दरवाजे खुले। बैरीमोर भारी कदमों से गलियारे में आया। उसके चेहरे पर वह डर था जिसे अब छुपाया नहीं जा रहा था। वह कुछ कहे बिना बाहर की ओर देखने लगा, मानो खुद भी उस ध्वनि की पुष्टि करना चाहता हो। हेनरी भी जाग चुका था। उसने खोरिस बोले सबके चेहरे देखे। यह स्पष्ट था कि किसी ने कुछ ऐसा सुना था जिसे सामान्य नहीं कहा जा सकता। आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, फिर अचानक खत्म हो गई। उसके साथ ही हवेली फिर से सन्नाटे में डूब गई, लेकिन यह सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। यह भारी था। ऐसा लगता था मानो किसी ने कुछ कह दिया हो और अब हर कोई उसकी व्याख्या अपने अपने मन में कर रहा हो। वॉटसन के मन में कई विचार एक साथ उमड़ने लगे। वह जानता था कि इंसान का मन डर के समय चीजों को बढ़ा चढ़ाकर महसूस करता है, लेकिन इस आवाज में कुछ ऐसा था जो इसे केवल कल्पना बनाकर खारिज करने नहीं देता था। अगली सुबह मूर पर रात की घटना की चर्चा चुपके चुपके फैलने लगी। खेतों में काम करने वाले लोग, रास्तों पर चलते चरवाहे, सब किसी न किसी रूप में असहज दिखते थे। कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन हर चेहरा यही संकेत दे रहा था कि रात की आवाज को किसी ने केवल सुना नहीं, बल्कि महसूस किया है। जैक स्टेपलेटन का व्यवहार उस दिन थोड़ा अलग था। वह सामान्य से अधिक चौकस लग रहा था।
उसके सवाल सीधे नहीं थे, लेकिन वह यह जानने की कोशिश कर रहा था कि किसने क्या सुना। उसकी बातों में उत्सुकता थी, चिंता नहीं। यह अंतर वॉटसन से छुपा नहीं रहा। उसकी बहन इसके उलट पहले से अधिक घबराई हुई दिखी। उसने बातचीत से दूरी बना ली और अधिक समय भीतर ही रही। उसके चेहरे पर राहत का कोई निशान नहीं था, जैसे रात की आवाज ने उसके भीतर किसी पुराने डर को जगा दिया हो। वॉटसन धीरे धीरे यह समझने लगा कि इस कहानी का डर केवल बाहर नहीं है, यह लोगों के भीतर भी बैठा है। कुछ लोग उससे डरते हैं, कुछ उससे भागते हैं और कुछ शायद उसका इस्तेमाल करते हैं। दोपहर के समय वॉटसन अकेले मूर की ओर थोड़ा आगे तक गया। दिन के उजाले में भी यह इलाका पूरी तरह भरोसेमंद नहीं लगता था। जमीन के कुछ हिस्से गहरे थे और उनकी पहचान केवल अनुभव से हो सकती थी। उसने उन रास्तों पर चलते हुए सोचा कि अगर कोई इस क्षेत्र को अच्छी तरह जानता हो तो वह यहाँ बहुत कुछ कर सकता है और किसी को पता भी न चले। रात की आवाज अब केवल एक घटना नहीं रह गई थी, वह एक संकेत बन चुकी थी। संकेत इस बात का कि कहानी अब केवल अफवाहों में नहीं चल रही, उसका प्रभाव वास्तविक हो चुका था। हवेली लौटते हुए वॉटसन को यह एहसास हो रहा था कि यह जगह हर दिन और ज्यादा अपने रहस्य खोलने को मजबूर हो रही है। लेकिन उन रहस्यों के पीछे एक सोच, एक योजना काम कर रही है, यह अब स्पष्ट होने लगा था। और यदि कोई योजना है तो उसका उद्देश्य भी है। उस रात के बाद हवेली में नींद किसी को आसानी से नहीं आई। हर आवाज पर कान चौंकते, हर परछाई पर नजर टिक जाती। डर अब बाहर से भीतर आ चुका था, और जहां डर भीतर घुस जाए वहां सच्चाई को बाहर निकालने में समय लगता है। रात की वह आवाज अब हवेली की दीवारों से बाहर निकल चुकी थी। अगले कई दिनों तक लोग उस आवाज का नाम लिए बिना ही उसके बारे में बात करते रहे। कोई कहता कि वह हवा का धोखा थी, कोई मानता कि मूर ने अपनी पुरानी सांस फिर से छोड़ दी थी। लेकिन सच्चाई यह थी कि हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई निष्कर्ष बन चुका था, चाहे वह स्वीकार करता हो या नहीं। डॉक्टर वॉटसन के लिए यह स्पष्ट हो गया था कि इस जगह पर डर केवल प्रतिक्रियाओं का परिणाम नहीं है, यह किसी योजना की तरह लगता था। धीरे धीरे नियंत्रित तरीके से फैलाया गया डर। और जहां डरिंग नियंत्रण हो वहां कोई न कोई नियंत्रक भी होता है। इन दिनों में वॉटसन ने नोट किया कि कोई है जो हवेली और उसके आसपास के हालात को बहुत अच्छी तरह जानता है। यह व्यक्ति समय, दूरी और अंधेरे तीनों का सही उपयोग कर सकता है। रात की आवाज ही जिस दिशा से आती थी वह ऐसी जगह थी जहां तक सामान्य आदमी का पहुंचना आसान नहीं था। वहां जाने के रास्ते दलदली थे और जो व्यक्ति उन रास्तों को न जाने वह कभी लौटकर न आए। वॉटसन ने यह भी महसूस किया कि जैक स्टेपलेटन इस पूरे इलाके में असामान्य रूप से सहज था। मूर पर चलते समय उसके कदमों में कोई हिचक नहीं होती थी। वह धुंध को ऐसे पहचानता था जैसे शहर की गलियों को। उसकी बातें अक्सर प्रकृति के बारे में होती थीं, लेकिन उनमें दूरी और दिशा की जानकारी भी छुपी रहती थी। स्टेपलेटन की उपस्थिति में वातावरण बदल जाता था। उसकी मुस्कान सतही थी, लेकिन आंखों में लगातार गणना चलती रहती थी। वह यह जानना चाहता था कि लोग क्या सोच रहे हैं, छिप रहे हैं, क्या मान रहे हैं और किस स्तर पर डरे हुए हैं। यह जिज्ञासा एक प्राकृतिक वैज्ञानिक की लग सकती थी, लेकिन उसकी तीव्रता कुछ और ही कहानी कह रही थी। इसी बीच हवेली के भीतर बैरीमोर दंपत्ति की भूमिका भी स्पष्ट होने लगी। बैरीमोर स्वयं में स्थिर था, लेकिन उसकी पत्नी का व्यवहार अब छुप नहीं रहा था। वह रातों में बेचैन दिखती थी और कभी-कभी उसकी आंखों में तेज डर उभर आता था। यह डर ऐसा नहीं था जो केवल कहानियों से पैदा हो, उसमें व्यक्तिगत चिंता छुपी थी।
एक शाम वॉटसन ने देखा कि बैरी मोर की पत्नी फिर से खिड़की की ओर कोई संकेत दे रही थी। वह रोशनी पहले से अधिक देर तक चमकी और उसके बाद अचानक बुझ गई। यह कोई गलती नहीं हो सकती थी। कोई न कोई इस संकेत का इंतजार कर रहा था। वॉटसन ने उसी रात अपने मन में यह तय किया कि अब केवल घटनाओं के घटने का इंतजार करना पर्याप्त नहीं होगा। उसे स्वयं घटनाओं की दिशा समझनी होगी। यह वही क्षण था जब वह केवल पर्यवेक्षक से आगे बढ़ चुका था। उस रात हवेली सामान्य से पहले सो गई, जैसे हर कोई अनजाने में किसी अनहोनी से बचने की कोशिश कर रहा हो। वॉटसन अपने कमरे में बैठा, लेकिन उसकी आंखें नींद से दूर थीं। वह खिड़की से झांककर मूर की ओर देख रहा था। धुंध हल्की थी और चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। काफी देर बाद दूर कहीं हलचल हुई। यह हलचल जानवरों की नहीं थी, उसमें दिशा और मंशा थी। वॉटसन ने बिना रोशनी किए सावधानी से खिड़की खोली और बाहर देखने लगा। उसे एक आकृति दिखाई दी, धीमी लेकिन सुनिश्चित चाल के साथ मूर की ओर बढ़ती हुई। वह आकृति इंसानी थी। वॉटसन ने दूरी बनाए रखते हुए उसका पीछा करने का निर्णय लिया। हर कदम सोच समझ कर रखा गया। मूर की जमीन धोखा देने वाली थी। कुछ स्थानों पर वह ठोस दिखती थी, लेकिन भीतर दलदल छुपाए हुए थी। लेकिन यह आकृति उन रास्तों को जानती थी। उसका हर कदम सुरक्षित जमीन पर पड़ रहा था। यह खुद में एक बड़ा संकेत था। आकृति थोड़ी दूरी पर रुक गई। वहां से मूर और हवेली दोनों स्पष्ट दिख रहे थे। उसी समय एक क्षण के लिए हवा में हलचल हुई और वॉटसन के कानों में वह वही आवाज फिर से गूंज उठी, कमजोर, नियंत्रित, लेकिन पहचानी जाने वाली। यह प्राकृतिक नहीं थी। वॉटसन अब आश्वस्त हो चुका था कि आवाज पैदा की जा सकती है। सवाल यह था कि इसे कैसे और किस उद्देश्य से किया जा रहा है। आकृति कुछ देर वहां खड़ी रही, फिर धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। वॉटसन ने लौटते समय कोई जोखिम नहीं लिया। वह जानते समझते रास्ते से ही वापस आया। हवेली के भीतर सब कुछ शांत था, लेकिन यह शांति झूठी थी। वह जानता था कि अब कहानी का एक नया स्तर खुल चुका है। अगले दिन स्टेपलेटन के व्यवहार में एक हल्का सा परिवर्तन दिखाई दिया। वह ढीला नहीं पड़ा था, बल्कि अधिक सावधान हो गया था। उसके सवाल सीमित हो गए थे और बातचीत में हल्की दूरी आ गई थी। यह सब इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि रात की गतिविधि अकेली नहीं थी। वॉटसन के मन में यह भी विचार आया कि यह साजिश केवल डर फैलाने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य स्पष्ट था, बास्करविल परिवार को अस्थिर करना और उनके उत्तराधिकारी को मानसिक रूप से कमजोर करना। डर यहां हथियार था और मूर उसका मंच। इस सबके बीच वॉटसन को होम्स की अनुपस्थिति और भी खटकने लगी। लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर होम्स दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका मतलब अक्सर यह होता है कि वह सब देख रहा है, बिना देखे जाने के। यह विचार उसे थोड़ी राहत देता था। हवेली अब खुलेआम डर की जगह बन चुकी थी। लोग चुप नहीं थे, बल्कि दबे हुए थे। हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को परख रहा था। कौन क्या जानता है और कौन कितना छुपा रहा है, यह तय करना कठिन होता जा रहा था। लेकिन अंधेरे में छुपा सच हमेशा रह नहीं सकता। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी, यह साफ होने लगा था कि डर जितनी सावधानी से फैलाया गया है, सच भी उतनी ही सावधानी से सामने आएगा। और जब सच सामने आएगा, तो वह केवल मूर का नहीं होगा, वह इंसान का होगा। बास्करविल मूर अब पहले जैसा नहीं रहा था, या शायद वह हमेशा से ऐसा ही था। बस अब उसकी परतें एक एक करके खुलने लगी थीं। दिन का उजाला अब राहत नहीं देता था और रात का अंधेरा केवल डर तक सीमित नहीं रहा था।
हवेली और उसके आसपास के लोग सब अब किसी अदृश्य दबाव के नीचे जी रहे थे। डॉक्टर वॉटसन को यह स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा था कि घटनाएं अपने आप नहीं घट रहीं। हर डर, हर आवाज, हर संकेत सब किसी क्रम का हिस्सा थे। और इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी कि क्या हो रहा है, बल्कि यह थी कि लोग उन घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हेनरी बास्करविल अब पहले से अधिक सतर्क हो गया था। वह बाहर कम निकलता था और जब निकलता तो आसपास हर हरकत पर उसकी नजर रहती। यह डर की परिपक्व अवस्था थी, न घबराहट, न सनसनी, बल्कि सावधानी। यह वही अवस्था होती है जहां इंसान या तो टूटता है, निकाय है, या मजबूत बनता है। बैरीमोर का व्यवहार भी बदल रहा था। वह पहले की तरह केवल एक सेवक नहीं लगता था। कभी कभी उसके चेहरे पर अपराध बोध सा उभर आता और कभी किसी बात पर अचानक उसकी आंखें चौकस हो जाती। उसकी पत्नी अब भी असहज दिखती थी, लेकिन उसका डर अब कहीं अधिक गहरा हो चुका था। ऐसा लगता था जैसे वह किसी को बचाने की कोशिश में खुद को खोती जा रही हो। वॉटसन के मन में अब इस दंपत्ति को लेकर कई सवाल थे। यह स्पष्ट था कि वे किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका रिश्ता स्वार्थ से ज्यादा मजबूरी का लग रहा था। वे डर से नहीं, बल्कि किसी और चिंता से बंधे हुए प्रतीत होते थे। जैक स्टेपलेटन इन सब के बीच बहुत सहज दिखाई देता था। मूर पर चलते समय, लोगों से बात करते समय या हवेली में आते जाते वह हर जगह समान आत्मविश्वास में रहता। उसकी यही सहजता अब सबसे ज्यादा खटकने लगी थी। शांति के बीच जो व्यक्ति बहुत आराम से चलता है, वह अक्सर सबसे ज्यादा जानता है। स्टेपलेटन की बातें सुनने में हमेशा सामान्य लगती थीं। जानवरों के प्रवास, पक्षियों के घोंसले, मौसम के बदलते मिजाज, पर उसकी हर बात में समय और स्थान की जानकारी छुपी रहती थी। वह जानता था कि कब कहाँ कौन होगा, और यह जानकारी किसी प्राकृतिक पुस्तक से नहीं आती। वॉटसन ने महसूस किया कि स्टेपलेटन अक्सर ऐसे प्रश्न पूछता है जिनका उत्तर देकर सामने वाला अनजाने में अपनी स्थिति स्पष्ट कर देता है। यह सवाल सीधे नहीं होते थे, बल्कि बातचीत में ऐसे पिरोए जाते थे कि सुनने वाला सतर्क भी ना हो। उसकी बहन इस पूरे दृश्य में बिल्कुल अलग थी। वह इस इलाके में रहते हुए भी यहाँ की नहीं लगती थी। उसका चेहरा शांत रहता, पर आंखों में स्थायी भय छुपा होता। वह अक्सर स्टेपलेटन की बातों में टोका नहीं लगाती थी, लेकिन जब भी मूर या रात की घटनाओं का जिक्र आता, वह असहज हो जाती थी। वॉटसन को लगने लगा था कि इस महिला को सब कुछ पता है, लेकिन वह बोल नहीं पा रही, या शायद बोलना नहीं चाहती। कभी कभी सच्चाई चुप रहती है, डर की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उस सच्चाई को बोलने का परिणाम और भी भयावह हो सकता है। इसी बीच हवेली के बाहर एक और घटना घटी। एक स्थानीय व्यक्ति जो कभी कभार मूर के पास दिख जाया करता था, अचानक गायब हो गया। उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। यह घटना छोटी थी, लेकिन समय ऐसा था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यह साफ होता जा रहा था कि मूर केवल डर का माध्यम नहीं है, यह किसी के लिए छिपने की जगह भी है। और जो वहां छुप सकता है, वह वहां से सब कुछ देख भी सकता है। वॉटसन के दिमाग में अब इंसानी मंशाओं की एक कड़ी बनने लगी थी। डर फैलाने का उद्देश्य केवल मनोरंजन या अंधविश्वास को जिंदा रखना नहीं हो सकता। इसके पीछे लाभ होना चाहिए, और वह लाभ तभी संभव है जब डर किसी एक व्यक्ति या परिवार को निशाना बनाए। बास्करविल नाम अब केवल एक विरासत नहीं, एक लक्ष्य बन चुका था। हेनरी के आसपास का घेरा अब और सख्त कर दिया गया। वह जानता था कि हर जोखिम को टाला नहीं जा सकता, लेकिन कुछ जोखिमों से दूरी जरूर बनाई जा सकती है।
उसका धैर्य देखने लायक था। इंसान तभी पहचाना जाता है जब हालात उसके विरुद्ध हों। होम्स की गैर मौजूदगी अब भी बनी हुई थी, लेकिन वॉटसन को अंदर ही अंदर भरोसा था कि वह अकेला नहीं है। कुछ संकेत ऐसे थे जो बताते थे कि इस पूरे दृश्य का कोई और भी मूक साक्षी है, कोई जो दूर रहकर भी सब देख रहा है। एक शाम, जब धुंध अपेक्षाकृत कम थी, वॉटसन ने मूर के एक हिस्से में हलचल देखी। यह हलचल जानवरों की नहीं लग रही थी। वहां गतिविधि थी, पर दिखाई बहुत कम दे रहा था। वह समझ गया कि यह वही स्थान है जहां इंसानी गतिविधि और मूर की पहचान का लाभ उठाया जा रहा है। अब यह कहानी हाउंड की नहीं रही थी। यह कहानी इंसानों की हो चुकी थी। उनके लालच, उनकी योजना और उनके उस विश्वास की कि डर सबसे सशक्त हथियार होता है। लेकिन हर हथियार की एक सीमा होती है, और जैसे जैसे उस सीमा के नजदीक पहुंच रहे थे, वैसे वैसे सच्चाई के आकार भी स्पष्ट होने लगे थे। मूर ने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ सुना था। अब वह भी शायद इंतजार कर रहा था उस पल का, जब इंसानी इरादे पूरी तरह उजागर होंगे। और जब वह पल आएगा, तो साया जानवर का नहीं, इंसान का होगा। मूर का इलाका जितना दूर से सपाट और शांत दिखाई देता था, भीतर उतरते ही उतना ही अनिश्चित साबित होता था। ऊपर से देखने पर वह बस धुंध और घास का फैला हुआ समुद्र लगता, लेकिन उसके बीचों बीच कुछ जगहें ऐसी थीं जिन तक कुछ ही लोग सुरक्षित पहुंच सकते थे। वही जगहें थीं जहां सच अक्सर जाकर छुप जाता था। डॉक्टर वॉटसन अब केवल दर्शक नहीं रहा था। वह समझ चुका था कि अगर वह दूरी बनाकर केवल देखता रहेगा, तो कहानी किसी और दिशा में मुड़ सकती है। उसे अब कदम बढ़ाने थे, सोचकर, पर ठोस इरादे के साथ। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि मूर के रास्ते केवल जमीन पर नहीं, इंसानी दिमागों में भी उलझे हुए थे। उस दिन सुबह आसमान बादलों से घिरा था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। हवा में नमी थी, पर वह इतनी नहीं कि धुंध पूरी तरह जमीन तक उतर आए। ऐसे मौसम में मूर थोड़ा कम खतरनाक लगता था। वॉटसन ने यह समय चुना बाहर निकलने के लिए। उसके पास केवल एक छड़ी, एक नोटबुक और भीतर जमा होता संदेह था। बास्करविल हॉल से निकलते समय उसने पीछे मुड़कर हवेली को देखा। पत्थर की वह इमारत दूर से किसी पुराने प्रहरी की तरह लग रही थी, जो खुद खड़ा तो है, लेकिन उसकी रक्षा अब किसी और को करनी पड़ रही है। हेनरी अंदर ही रह गया था, लेकिन उसकी आंखों में यह साफ दिखा था कि वह वॉटसन पर भरोसा कर चुका है। वॉटसन ने रास्ता वही चुना जो पहले भी कई बार लिया जा चुका था, पर इस बार उसकी नजरें अलग चीजों की तलाश में थीं। वह यह देख रहा था कि कौन से रास्ते सुरक्षित हैं, कहाँ जमीन थोड़ी धंसी हुई है और कहाँ घास के बीच अजीब सी लकीरें हैं, जो संकेत देती हैं कि वहां से अक्सर कोई आता जाता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, मूर की आवाज बदलने लगी। पहले केवल हवा थी, फिर दूर पक्षियों की आवाजें शामिल हुईं, और कुछ देर बाद एक ऐसी खामोशी उतर आई जिसमें हर हलचल अलग से सुनाई देती थी। ऐसे ही माहौल में इंसान अपने कदमों की आहट भी ज्यादा महसूस करता है। थोड़ी दूरी पर उसे जमीन पर कुछ निशान दिखाई दिए। ये जानवरों के सामान्य पदचिन्ह नहीं थे। इनमें रफ्तार की जगह ठहराव था, जैसे कोई आदमी एक जगह खड़े होकर आसपास बहुत देर तक देखता रहा हो। वहीं पास ही एक पत्थर पर बैठने के हल्के निशान भी मौजूद थे। पत्थर की सतह थोड़ी साफ थी, जैसे किसी ने अक्सर वहां आकर उसे धूल से मुक्त कर दिया हो। यह जगह कोई सामान्य राहगीर नहीं चुनता। वॉटसन ने आसपास नजर दौड़ाई। दूर तक कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन हवा में हल्की सी जली हुई चीज की गंध थी, जैसे कहीं पास में थोड़ी देर पहले आग जली हो।
मूर के बीचों बीच यह गंध असामान्य थी। यहां लोग यूं ही आकर आग नहीं जलाते। वह उस दिशा में बढ़ा जहां से गंध थोड़ी तीखी महसूस हो रही थी। कुछ ही दूर जाकर उसे जमीन पर राख के पुराने निशान दिखे। वहां पत्थरों की एक छोटी सी घेराबंदी थी, मानो किसी ने सावधानी से आग को सीमित रखा हो। आसपास कुछ हड्डियों के टुकड़े बिखरे थे। वे जानवरों की लग रही थीं। शायद किसी शिकारी या भूखे इंसान के लिए यहां मांस पकाया गया हो। यह साफ था कि मूर अब केवल प्राकृतिक स्थान नहीं रहा, यह किसी के लिए ठिकाना बन चुका था। वॉटसन ने उस जगह को ध्यान से याद कर लिया। यह वह बिंदु था जहां से नजरें दूर तक जा सकती थीं। बास्करविल हॉल भी एक दिशा में दिख रहा था और दूसरी ओर वह हिस्सा जहां दलदल सबसे खतरनाक बताया जाता था। अगर कोई यहां छिपकर घूमे तो वह हवेली पर नजर भी रख सकता था और खतरे से तुरंत दूर भी हो सकता था। इसी सोच में डूबा वह आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। वह तुरंत रुका, लेकिन मुड़ा नहीं। मूर पर आवाजें अक्सर धोखा देती थीं। फिर भी इस आहट में कुछ था, तालमेल, नियंत्रण और परिचित सी स्थिरता। जब आवाज थोड़ी नजदीक आई, तब उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कुछ दूरी पर एक परिचित आकृति खड़ी थी। पतला बदन, तेज आंखें और चेहरे पर हल्की सी संतुलित मुस्कान। वह शर्लॉक होम्स था। उसकी मौजूदगी अचानक नहीं थी, लेकिन फिर भी उतनी ही चौंकाने वाली लगी, जैसे कोई ऐसा रहस्य सामने आ गया हो जिसका अंदाजा पहले से था, पर यकीन बाद में हुआ। होम्स वहां ऐसे खड़ा था जैसे वह मूर का ही हिस्सा हो। उसकी आंखें एक नजर में पूरे इलाके को नाप रही थीं। वह वॉटसन के पास आया और बिना किसी औपचारिकता के आसपास देखते हुए यह संकेत दिया कि वह यहां पहले से है, काफी समय से। वॉटसन को अब बहुत सी बातों का जवाब मिल रहा था। बैरीमोर की रात वाली हलचल, मूर पर दिखाई देती हल्की परछाइयां और वह एहसास कि कोई हर चीज को बाहर से देख रहा है। यह सब केवल अंदाजा नहीं था। होम्स ने खुद को इस कहानी के बीच नहीं, किनारे पर रखकर सब कुछ जाना था। होम्स ने जमीन पर पड़े राख के निशान, हड्डियों के टुकड़े और पत्थरों की घेराबंदी पर नजर डाली। उसके चेहरे पर वह संतुष्टि दिखी जो किसी पहेली के एक महत्वपूर्ण टुकड़े के सही जगह आने पर आती है। वह यह जगह पहले भी देख चुका था। यह उसके व्यवहार से साफ था। वॉटसन सिर्फ पहली बार यहां पहुंचा था। माहौल में अब एक अतिरिक्त गंभीरता जुड़ गई। अब दो दिमाग साथ खड़े थे और दोनों जानते थे कि यह भूमि केवल भूगोल का हिस्सा नहीं रही, यह एक योजना की जड़ बन चुकी थी। होम्स ने आसमान की तरफ देखा। बादल नीचे झुक रहे थे और हवा में बदलाव महसूस हो रहा था। मौसम भी जैसे कहानी से तालमेल बैठा रहा था। उसने आसपास की दिशा को, हर छोटी ऊंचाई और गहराई को ध्यान से देखा। यह जगह किसी संयोग से नहीं चुनी गई थी। वॉटसन के लिए यह समझना जरूरी था कि होम्स यहां अकेला क्या कर रहा था और कब से। लेकिन उसने सवालों को मजबूर नहीं किया। उसने समझ लिया कि होम्स वही बताएगा जो जरूरी होगा और वही समय चुनेगा जब वह बातें असरदार होंगी। दोनों कुछ देर खामोशी में खड़े रहे। मूर की हवा उनके ऊपर से गुजरती रही। दूर पक्षियों की आवाजें अब और भी कम सुनाई दे रही थीं, जैसे वे भी इस मौन को भंग नहीं करना चाहती हों। यह वही क्षण था जब इंसानी चेहरे अपना असली अर्थ लेने लगे थे। अब मामला किसी भूतिया कुत्ते का कम और उन लोगों का ज्यादा हो गया था जो इस कुत्ते के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। डर अब केवल कहानी नहीं, एक औजार था और इस औजार को चलाने वाले हाथों की पहचान धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। होम्स ने वॉटसन की ओर एक नजर डाली। उस नजर में नाराजगी नहीं, बल्कि संतोष था।
जैसे उसके अंदाजे सही दिशा में जा रहे थे। उसने आसपास की जमीन पर पड़े कुछ और हल्के निशानों की तरफ इशारा किया, ऐसे निशान जो सामान्य आंख से छूट सकते थे। घास कुछ जगहों पर नीचे दबी हुई थी, जैसे वहां भारी पंजे घिसट कर गुजरे हों, पर साथ ही साथ इंसानी कदमों के भी संकेत मौजूद थे। यहां कहानी और साफ हो रही थी। डर का चेहरा जानवर का था, पर उसके पीछे चलने वाली चाल इंसान की थी। वॉटसन के मन में कई अधूरे चित्र अब जुड़ने लगे। रात की आवाजें, धुंध में हिलती परछाइयां, बैरीमोर के गुप्त संकेत, स्टेपलेटन की अस्वाभाविक सहजता, सब मिलकर एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। कोई था जिसने इस पूरे इलाके को अपनी चालों का बोर्ड बना रखा था। होम्स अभी भी कम बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आने वाले दिनों की योजना साफ झलक रही थी। वह जान चुका था कि अब सीधे टकराव का समय पास आ रहा है। डर को उसके उच्चतम बिंदु तक ले जाया जा चुका था। अब अगला कदम वही होगा जहां किसी की योजना या तो पूरी होगी या पूरी तरह टूट जाएगी। मूर के बीच खड़े इन दो लोगों की मौजूदगी किसी को दिख नहीं रही थी, लेकिन कहानी में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली थी। वे न केवल बास्करविल की विरासत की रक्षा कर रहे थे, बल्कि उस सोच के भी खिलाफ खड़े थे जो डर को हथियार बना चुकी थी। अब मूर केवल भूगोल की जगह नहीं रहा, वह इंसानी इरादों की परीक्षा की जगह बन चुका था। और इस परीक्षा में हर चेहरा जल्द ही अपना असली रूप दिखाने वाला था। उन्हें यह एहसास था कि अगली रातें निर्णायक होंगी। अगर सच को पकड़ना है तो उस पकड़ना होगा जहां वह दिखता है, अंधेरे में, धुंध के बीच, और उस क्षण में जब डर उठता है। मोर पर रात अब केवल अंधेरे का नाम नहीं थी, वह एक ऐसी अवस्था बन चुकी थी जिसमें हर छाया के पीछे अर्थ छुपा हुआ लगता था। आसमान में बादल घिर चुके थे और चांद कभी दिखता, कभी गायब हो जाता। यह वही समय था जिसका इंतजार किसी ने बहुत सोच समझ कर किया था। होम्स और वॉटसन हवेली से कुछ दूरी पर खड़े थे। दोनों की नजरें मूर के उस हिस्से पर टिकी थीं जिसे दिन में भी लोग टालना पसंद करते थे। वहीं से पहले भी आवाजें उठी थीं, वहीं से परछाइयां हिली थीं। आज सब कुछ अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन यह शांति अस्थायी लग रही थी। हेनरी बास्करविल इह अकविल हवेली के भीतर था। उसे जानबूझकर बाहर नहीं लाया गया था। कहानी का अंतिम चरण अब शुरू होने वाला था, और किसी भी स्थिति में लक्ष्य को खुला छोड़ना समझदारी नहीं होती। डर फैलाने वाले की सबसे बड़ी उम्मीद यही रहती है कि उसका शिकार एक बार फिर अकेला पड़े। हवा तेज हुई, घास झुकने लगी, धुंध ने जमीन से उठकर पूरे मूर को घेर लिया। इस धुंध में दिशा का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति मूर को जानता है वही इसका लाभ उठा सकता है। कुछ ही देर में वह आवाज फिर से उठी। इस बार वह पहले से अलग थी। उसमें न केवल गूंज थी बल्कि लय भी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे खुला छोड़ा हो। आवाज दूर से आती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन उसका असर पास का लग रहा था। यह वही आवाज थी जिसके कारण वर्षों से यह इलाका कांपता आया था। वॉटसन के भीतर एक क्षण के लिए पुराना डर जागा, लेकिन उसने तुरंत उसे दबा दिया। अब यह डर का समय नहीं था, अब यह समझने का समय था कि यह आवाज कैसे पैदा हो रही है और किसके नियंत्रण में है। होम्स का चेहरा पूरी तरह स्थिर था। उसकी आंखें उस दिशा को परत दर परत देख रही थीं। केवल देखने से नहीं, अनुमान से, गणना से और अनुभव से। उसने इशारे से वॉटसन को आगे बढ़ने का संकेत दिया, लेकिन दूरी बनाए रखने के साथ। दोनों ने घास में दबे उस रास्ते को चुना जो सीधे आवाज की दिशा में जाता था। यह रास्ता संकरा था लेकिन सुरक्षित था। दलदल इससे कुछ दूर शुरू हो जाता था।
बाहर से देखने वाले को यह रास्ता दिखाई नहीं देता। यही कारण था कि इस रास्ते का बार बार इस्तेमाल हुआ था। आवाज फिर आई, अब कुछ नजदीक। उसके साथ ही धुंध के बीच एक भारी सी आकृति हिलती दिखाई दी। शुरू में वह स्पष्ट नहीं थी, केवल परछाई जो धुंध में आगे पीछे सरक रही थी। उसके साथ जमीन पर पड़ते भारी कदमों की हल्की सी थरथराहट महसूस की जा सकती थी। यह क्षण निर्णायक था। वॉटसन की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। उसने देखा कि आकृति किस दिशा में बढ़ रही थी। वह सीधी हवेली की ओर नहीं जा रही थी, बल्कि थोड़ा मुड़कर उस रास्ते पर आ रही थी जो हॉल से जुड़ता था। यह कोई संयोग नहीं था। होम्स ने उस दिशा को तुरंत पहचाना। यह वही रास्ता था जिसका इस्तेमाल रात की गतिविधियों के लिए किया जाता था। जिसने भी यह योजना बनाई थी, उसने हर मोड़ को पहले से तय किया हुआ था। अब आकृति और स्पष्ट हो रही थी। उसकी चाल अनियमित नहीं थी। वह डरावनी जरूर थी, लेकिन पूरी तरह नियंत्रित भी। यह नियंत्रण ही सबसे बड़ा संकेत था। कोई जानवर अपने प्रभाव को इतनी सटीकता से नहीं फैलाता। आकृति ने एक तेज मोड़ लिया और उसी क्षण हवा के साथ एक तीखी गंध फैल गई। वह गंध प्राकृतिक नहीं थी। उसमें किसी खास पदार्थ की तेजी थी। वॉटसन ने महसूस किया कि यह गंध ही आंखों को चमकने जैसी अनुभूति देने का कारण हो सकती है। डर को थोड़ा और असली बनाने की यह चाल बेहद चालाकी से चुनी गई थी। आवाज फिर आई, इस बार जोर से। यह वही आवाज थी, लेकिन अधिक नाटकीय। धुंध थरथरा उठी। मूर जैसे उस ध्वनि को आगे तक पहुंचा रहा था। इसका उद्देश्य अब केवल डर फैलाना नहीं था। यह एक आखिरी प्रयास था, किसी को पूरी तरह तोड़ देने का। होम्स ने वॉटसन को रुकने का संकेत दिया। वह स्वयं आगे बढ़ा, उस दिशा में जहां आकृति मुड़ी थी। उसने मूर की जमीन को ध्यान से देखा। कुछ जगहों पर घास नीचे दबी हुई थी, कुछ जगहों पर मिट्टी साफ दिख रही थी। ये निशान अनियमित नहीं थे। ये उसी रास्ते की पुष्टि कर रहे थे जो पहले से बना हुआ था। आकृति अचानक रुकी। अब वह बहुत पास थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिख रही थी, जो धुंध के बीच छेद कर रही थी। वही चमक जिसे लोग वर्षों से शाप का प्रमाण मानते आए थे। लेकिन होम्स के लिए यह चमक किसी मिथक का हिस्सा नहीं थी। यह किसी रासायनिक पदार्थ का असर थी। एक ऐसा तरीका जिससे जानवर को भयावह बनाया जा सके। डर का निर्माण यहां भी सोच से किया गया था। अचानक आकृति ने दिशा बदली और तेजी से मूर के उस हिस्से की ओर भागी जहां जमीन सबसे खतरनाक थी। यही गलती थी। होम्स और वॉटसन दोनों जानते थे कि यह दिशा केवल उन्हीं के लिए सुरक्षित है जिन्हें रास्ता मालूम हो। लेकिन भागने वाला व्यक्ति अपनी योजना में इतना डूबा था कि उसने उस फर्क को नजरअंदाज कर दिया। आकृति कुछ ही दूर में लड़खड़ाई। एक पल को ऐसा लगा कि वह गिर जाएगी। उसी क्षण पीछे की परछाई, एक इंसानी आकृति, धुंध से अलग होती दिखी। यह वह क्षण था जब डर का पर्दा हटने लगा। पीछे चल रहा व्यक्ति अब जानवर की आड़ में नहीं था। अब वह अपने ही कदमों से समझौता कर रहा था। उसकी चाल में अब आत्मविश्वास नहीं था। होम्स ने अपनी रफ्तार बनाए रखी। वह जानता था कि यह केवल पीछा नहीं है, यह सत्य को सतह तक लाने की प्रक्रिया है। धुंध के भीतर अब दो आकृतियां थीं, एक डर का प्रतीक और दूसरी उस डर को चलाने वाला इंसान। दोनों के बीच दूरी घट रही थी। और जैसे ही तीसरी आवाज गूंजी, यह साफ हो गया कि मूर पर यह अंतिम नाटक चलाया जा रहा है। डर अब बिल्कुल सामने था और सच्चाई उससे टकराने ही वाली थी। मूर की धुंध अभी पूरी तरह छंटी नहीं थी, लेकिन अब उसमें छुपने की गुंजाइश कम रह गई थी।
जिस जगह डर वर्षों से पनपता रहा था, वहीं सच्चाई पहली बार इतनी साफ रूप में सामने आने लगी थी। पीछा अब समाप्ति की ओर था और हर कदम के साथ कहानी का भार हल्का नहीं, बल्कि और भी स्पष्ट होता जा रहा था। आकृति अब दो नहीं रही थी। डर का वह भारी रूप जिसे वर्षों तक हाउंड कहा गया, मूर की आड़ में ठहर गया था। लेकिन उसके पीछे चलता इंसान अब खुद को छुपा नहीं पा रहा था। उसकी चाल में हड़बड़ी थी, और हड़बड़ी हमेशा साजिश की आखिरी पहचान बनती है। जब योजना अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचे, तो सबसे बड़ी भूल यही होती है। वह व्यक्ति अचानक रुका। उसका रुकना आत्मविश्वास का नहीं था। वह समझ चुका था कि अब खेल उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका है। धुंध के भीतर जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो केवल दो आकृतियां नहीं दिखीं। उसे अपने ही डर का सामना करना पड़ा। होम्स अब ज्यादा गति नहीं बढ़ा रहा था। वह जानता था कि यहां जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण कोई व्यक्ति भागना बंद करता है, उसी क्षण उसके भीतर का सच बोलने लगता है। वॉटसन कुछ दूरी पर ठहरा रहा। उसका काम अब गवाह बनना था, न कि हस्तक्षेप करना। जब दूरी पूरी तरह समाप्त हुई, तब पहली बार वह इंसानी चेहरा साफ दिखाई दिया। उसका ऊपर का आत्मविश्वास खत्म हो चुका था, लेकिन आंखों में अब भी एक प्रकार की जिद बाकी थी। वह जिद उस व्यक्ति की होती है, ये समझिए, जिसने बहुत कुछ दांव पर लगाया हो और जिसे हार स्वीकार करने में समय लगता है। हाउंड अब केवल एक आवरण रह गया था। उसकी भयानकता, उसका आकार, उसकी चमकदार आंखें, सब अब एक योजना के हिस्से के रूप में समझ में आने लगे। उसकी उपस्थिति डर पैदा करने के लिए थी, न कि किसी प्राकृतिक कारण से। जानवर को दूसरे रूप में ढालना, उसकी आंखों में रसायन का प्रयोग और उसकी आवाज को खुले मैदान में दूर तक फैलने देना, यह सब पहले से तैयार किए गए उपाय थे। यह कोई अचानक किया गया काम नहीं था। इसके पीछे महीनों की तैयारी थी। होम्स की निगाहें अब उस व्यक्ति पर थीं, जो इस पूरी योजना का केंद्र था। उसकी गतिविधियां, उसका मूर पर सहज घूमना, उसका दूसरों की मानसिक स्थिति को बार-बार टटोलना, अब सब एक क्रम में बैठने लगे। वह व्यक्ति प्रकृति का अध्ययन करने वाला नहीं था, बल्कि मनुष्य की प्रतिक्रियाओं का प्रयोग करने वाला था। सच्चाई सामने आने में अब कोई परत बाकी नहीं रह गई थी। उस व्यक्ति की योजना स्पष्ट थी। डर को इतना वास्तविक बना दो कि लोग उसे सच मानने लगे। फिर उसी डर की आड़ में बास्करविल परिवार को अस्थिर करो, उत्तराधिकारी को मानसिक रूप से तोड़ दो और परिस्थितियों को अपने अनुकूल मोड़ दो। यह सब बंदूक या हिंसा से नहीं, बल्कि विश्वास और भय से किया जाना था। और यह योजना लगभग सफल भी हो गई थी। लेकिन हर योजना में एक कमजोरी होती है, अत्यधिक विश्वास। यह मान लेना कि डर हमेशा सोच से तेज होता है। यही भ्रम यहां भी हुआ था। डर ने रास्ता बनाया, लेकिन उसी रास्ते पर सच्चाई भी चल सकती थी। यह शायद योजना बनाने वाले ने नहीं सोचा था। अब मूर शांत था। हवा में अभी भी नमी थी, लेकिन गूंज थम चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस स्थान ने अपनी भूमिका पूरी कर ली हो। अब कहानी इंसानों के बीच पूरी होनी थी। हवेली लौटते समय वातावरण बदल चुका था। वही रास्ते अब अलग लग रहे थे, वही पत्थर, वही घास, लेकिन अब उनके पीछे छुपा रहस्य किसी भारी बोझ की तरह नहीं, बल्कि खुले तथ्य की तरह महसूस हो रहा था। बास्करविल हॉल दूर से पहले जैसा ही दिख रहा था, लेकिन उसके चारों ओर जमा हुआ अदृश्य तनाव कम हो चुका था। हेनरी को जब सारी बातों का क्रम समझाया गया, तो उसके चेहरे पर डर नहीं था। वहां एक ठंडा यथार्थ था। यह समझ कि जिस चीज से वह डर रहा था, वह किसी जानवर की नहीं, बल्कि इंसान की रचना थी। इस समझ ने उसे कमजोर नहीं किया, बल्कि मजबूत किया।
बैरीमोर दंपत्ति की भूमिका भी अब स्पष्ट हो गई थी। उनके व्यवहार के पीछे डर नहीं बल्कि किसी और की मजबूरी थी। वे किसी राक्षस की सेवा नहीं कर रहे थे, बल्कि एक इंसानी परिस्थिति में फंसे हुए थे। और जैसे ही वह दबाव हट गया, उनका व्यवहार भी सामान्य होने लगा। स्टेपलेटन की बहन अब पहले से अधिक शांत दिखाई दी। उसकी आंखों में जो डर था, वह अब दुख में बदल गया था। उसे अब यह बोझ नहीं ढोना था कि कोई अनकही सच्चाई उसके भीतर कैद है। चुप्पी अब मजबूरी नहीं रही थी। होम्स के लिए यह केवल एक और मामला नहीं था, यह एक उदाहरण था, एक सबक कि इंसान जब प्रकृति और मनोविज्ञान को एक साथ नियंत्रित करना चाहता है, तो वह कितना आगे जा सकता है। डर यहां साधन था, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य नियंत्रण था, और जब नियंत्रण टूटता है तो सच्चाई अपने आप रास्ता बना लेती है। मूर ने अपना आखिरी रहस्य छोड़ दिया था। अब वह फिर से केवल एक भूभाग रह गया था, खुला, खामोश और उतना ही खतरनाक जितना कोई प्राकृतिक स्थान होता है। अतिरिक्त डर उससे हट चुका था। हवेली की दीवारें भी अब पहले जैसी भारी नहीं लग रही थीं, जैसे किसी ने उन पर से सदियों पुरानी फुसफुसाहट मिटा दी हो। जो बचा था वह इतिहास था, और इतिहास डराने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। अब केवल एक हिस्सा बाकी था, कहानी का वह अंत जहां डर के बाद की खामोशी बोलती है, जहां इंसान अपने अनुभव से बाहर निकलकर देख पाता है कि उसने क्या सीखा। शाप टूट चुका था, लेकिन उसका टूटना किसी जादू से नहीं हुआ था। वह टूटना समझ से हुआ था, तर्क से, और उस साहस से जो डर से भिड़ने के लिए चाहिए होता है। बास्करविल मूर उस सुबह अलग सा लग रहा था। धुंध अब भी जमीन से उठ रही थी, लेकिन उसमें वह भारीपन नहीं था जो पहले हर सुबह के साथ महसूस होता था। हवा ठंडी थी, पर अब उसमें डर की सिहरन नहीं घुली थी, जैसे किसी लंबे समय से रुकी हुई सांस आखिरकार छोड़ी जा रही हो। बास्करविल हॉल शांत खड़ा था। वही दीवारें, वही पत्थर, वही खिड़कियां, पर अब वे किसी कहानी को दबाकर नहीं खड़ी थीं। वे बस मौजूद थीं। वर्षों से जो अदृश्य दबाव उन पर टिका हुआ था, वह हट चुका था। यह बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि धीरे-धीरे महसूस होने वाला था। ठीक उसी तरह जैसे डर धीरे-धीरे मन में उतरता है, और उसी तरह जैसे समझ धीरे-धीरे उसे बाहर निकालती है। हेनरी बास्करविल पहली बार हवेली के आंगन में बिना किसी बेचैनी के खड़ा हुआ। उसका चेहरा अब सतर्कता से भरा नहीं था, बल्कि स्वीकार से। यह स्वीकार था उस सच्चाई का जिसने उसे डराया भी था और मजबूत भी बनाया था। विरासत अब उसके लिए बोझ नहीं रही थी, वह अब केवल जिम्मेदारी थी, डर के बिना। डॉक्टर वॉटसन उसे कुछ दूरी से देख रहा था। उसके मन में कोई गर्व नहीं था, न ही राहत की अतिशयोक्ति। उसके भीतर बस एक शांत संतोष था। वह संतोष जो तब मिलता है जब किसी कहानी को उसके पूरे अर्थ में समझ लिया जाए। इस यात्रा में उसने केवल डर का सामना नहीं किया था, बल्कि इंसानी सोच की उन परतों को भी देखा था जो भय के पीछे काम करती हैं। हवेली के भीतर बैरीमोर दंपत्ति अब सामान्य दिखाई दे रहे थे। उनकी चाल में अब वह दबाव नहीं था जो पहले हर समय झलकता था। उनकी आंखों में वर्षों पुरानी चिंता की जगह थकान के बाद की शांति थी। जब मजबूरी हट जाती है तो इंसान खुद से फिर मिलने लगता है। स्टेपलेटन का नाम अब केवल एक संदर्भ बनकर रह गया था, एक उदाहरण, चेतावनी की तरह। उसकी योजना असफल हो चुकी थी, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि उसकी सोच उजागर हो चुकी थी। वह यह मान बैठा था कि डर हमेशा तर्क को पराजित कर देगा। यही गलतफहमी उसका सबसे बड़ा भ्रम बनी।
मूर पर अब कोई अजीब आवाज नहीं गूंजती थी। रातें अब भी अंधेरी होती थीं और हवाएं अब भी चलती थीं, लेकिन वे सामान्य थीं। अंधकार अब किसी योजना का पहनावा नहीं रहा था। वह बस प्रकृति की अवस्था बनकर रह गया था। शर्लॉक होम्स अब पहले जैसा ही दिखाई दे रहा था, न कम न ज्यादा। उसने कभी इस मामले को किसी नाटकीय जीत की तरह नहीं देखा। उसके लिए यह केवल एक क्रम था, तथ्यों का, प्रयोगों का और निष्कर्षों का। हालांकि वॉटसन जानता था कि भीतर कहीं यह मामला होम्स को भी छू गया था, क्योंकि इसमें केवल अपराध नहीं था, बल्कि मानव मन की गहरी परतें शामिल थीं। होम्स के लिए यह स्पष्ट हो चुका था कि जब डर को व्यवस्थित तरीके से फैलाया जाए तो वह किसी हथियार से कम प्रभावशाली नहीं होता। लेकिन यह भी उतना ही स्पष्ट था कि हर डर अपनी ही परछाई से हार जाता है, अगर उसे सामने से देखने का साहस हो। हवेली के कमरे अब खाली नहीं लग रहे थे। पहले वे किसी की अनुपस्थिति से भरे रहते थे, अब वे उपस्थिति से भरे थे। उपस्थिति उन लोगों की जो अब खुलकर सांस ले पा रहे थे। इतिहास अपनी जगह था, लेकिन अब वह वर्तमान पर हावी नहीं था। वॉटसन को यह महसूस हुआ कि कहानी असल में यहां समाप्त नहीं होती। हर ऐसी कहानी जो डर से शुरू होती है, वह समझ पर खत्म हो सकती है, अगर बीच का रास्ता सही चुना जाए। यही इस अनुभव का सबसे बड़ा निष्कर्ष था। बास्करविल मूर अब फिर से एक स्थान बन चुका था, न पवित्र न श्रापित, केवल खुला, विस्तृत और उतना ही अनिश्चित जितना कोई भी प्राकृतिक भूभाग होता है। उसके भीतर अब कोई गुप्त मंच नहीं रहा था। वह इंसानी साजिशों से मुक्त हो चुका था। यह बदलाव लोगों की बातचीत में भी झलकने लगा था। अब वे धीरे बोलते थे, पर डर की वजह से नहीं, बल्कि आदत के कारण। कहानियां अब फुसफुसाकर नहीं, सामान्य लहजे में सुनाई जाती थीं, और हर कहानी के अंत में अब एक ठहराव होता था, एक सोच। होम्स और वॉटसन की वापसी की तैयारी बिना किसी औपचारिकता के हुई। इस जगह को छोड़ते समय न तो भारी भावुकता थी, न ही राहत का प्रदर्शन। यह केवल एक पूर्णता थी, जैसे किसी बंद घेरे को सही जगह पर समाप्त कर दिया गया हो। रेल के सफर के दौरान खिड़की से दिखते दृश्य अब पहले जैसे डरावने नहीं लगे। मैदान, पहाड़ियां, दूर जाते गांव, सब सामान्य प्रतीत हुए। फर्क केवल इतना था कि देखने वाली आंखें बदल चुकी थीं। अनुभव ने उन्हें और सजग बना दिया था। वॉटसन ने भीतर ही भीतर यह स्वीकार किया कि उसने इस कहानी से केवल एक अपराध को नहीं सुलझाया, बल्कि एक प्रक्रिया को समझा था। वह प्रक्रिया जिससे डर गढ़ा जाता है, और वह तरीका जिससे उसे तोड़ा जा सकता है। लंदन फिर से अपने शोर के साथ सामने था। वही सड़कें, वही आवाजें, वही भागते कदम। लेकिन अब इस शोर में कोई कहानी दबकर नहीं रह गई थी, वह पूरी हो चुकी थी। होम्स उस पुराने कमरे में फिर से खड़ा था। वही मेज, वही कुर्सी और पास रखी एक पुरानी छड़ी। अब वह छड़ी केवल एक वस्तु थी, किसी कहानी का प्रवेश द्वार नहीं। उसका काम पूरा हो चुका था। कुछ कहानियां इसलिए याद रखी जाती हैं क्योंकि वे डराती हैं, और कुछ इसलिए क्योंकि वे सिखाती हैं। बास्करविल की कहानी दूसरी थी। उसने यह सिखाया कि डर चाहे जितना गहरा हो, यदि उसे समझने का धैर्य रखा जाए तो वह अपना असर खो देता है। और इंसान अगर चाहे तो किसी भी शाप को केवल एक भ्रम की तरह देख सकता है। अंत में जो बचता है वह डर नहीं होता, वह होता है अनुभव, और अनुभव कभी परछाई नहीं बनता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल मिस्ट्री बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए मिस्ट्री बॉक्स।